Friends, this channel is devoted to all the NEET aspirants and related to the tough topics of all the chapters coming in the syllabus of NEET. Firstly, we begin with respiration in plant. So let's begin with glycolysis. तो ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड है जिसमें ग्लाइको का मीन्स होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मीन्स होता है स्प्लिटिंग, मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज. Next point means second point is that this is also called EMP pathway. EMP pathway इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसे 3 साइंटिस्ट इम्बेडन, मायरहुप और पार्नस ने इस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का स्कीम रखा था. और ये यूनिवर्सल पाथवे है क्योंकि ये आपका चाहे एनारोबिक हो, एरोबिक हो या प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, सभी के रिस्पायरेशन में ये बेसिक और फंडामेंटल पाथवे है जो होगा ही. और क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोप्लाज्म सभी में मौजूद है. बात करें नेक्स्ट प्रोसेस की तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है. तो पार्शियल ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है इसलिए इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा. तो अगर हम आगे बढ़े तो इसका हम केमिकल पाथवे देखेंगे. तो हम ग्लाइकोलाइसिस के केमिकल पाथवे पे आ जाते हैं. इसमें क्या है ना कि प्लांट में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है. सुक्रोज सबसे पहले इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज में चेंज होगा. ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, हमें मालूम है. ग्लूकोज जो है वो ATP का खर्च करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेराइज होकर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जाएगा. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर से एक ATP का प्रयोग करेगा तो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, बायफॉस्फेट में. तो यहाँ गाइस थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे ADP नहीं ATP होगा जो कि ADP में जाएगा. तो यहाँ पे 2 ATP खर्च होते हुए हमें ऊपर में दिख रहा है. तो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे. 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी कि 3PGAL भी बोलते हैं. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों 3 कार्बन के होते हैं. 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होगा. तो इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लिसरिक एसिड में. ये ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इधर NAD+ इसके H+ लेकर खुद को रिड्यूस कर रहा है. यहाँ पे 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट H+ के रूप में निकलता है और NAD+ NADH+ H+ बनाता है. ये NADH+ H+ एरोबिक रिस्पायरेशन में ATP फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर हम आगे बढ़े तो 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होगा एक ATP का फॉर्मेशन करते हुए. ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है 2 फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में चेंज होगा. यहाँ पे H2O का यूज होगा, यहाँ पे एक H2O का यूज होता है तब ये प्रोसेस होता है. 2 फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो है फिर से 2 पाइरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन होगा. ये सेम प्रोसेस जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ होगा और 2 ATP और एक NADH+H+ इधर भी रिलीज हो जाएगा. तो ये जो पाइरुविक एसिड है ये आपका ग्लाइकोलाइसिस का जो है की प्रोडक्ट है. ये ग्लाइकोलाइसिस का की प्रोडक्ट हो जाता है, ये ग्लाइकोलाइसिस का की प्रोडक्ट है. तो अगर हम बात करें टोटल ATP का जो कि हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिल रहा है तो वो आपका 4 ATP हो जाएगा. टोटल ATP जो आपको ग्लाइकोलाइसिस से मिल रहा है 4 ATP हो जाएगा. पर अगर नेट गेन की बात करें तो वो केवल 2 ATP हो जाएगा क्योंकि आपने देखा कि यहाँ इनिशियल प्रोसेस में 2 ATP का यूज हो जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे नेट गेन 2 ATP का ही हो रहा है. तो ये जो की प्रोडक्ट बना है पाइरुविक एसिड, इसके साथ फ्यूचर में क्या होगा वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं. अगर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो पाइरुविक एसिड चला जाएगा एरोबिक रिस्पायरेशन में. अगर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये फर्मेंटेशन में चला जाएगा. तो फर्मेंटेशन जो है जनरली जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होते हैं. तो फर्दर हम फर्मेंटेशन पे डील करेंगे.